Hello everyone, welcome to the social science class of grade 10. We are doing the history chapter that is rise of nationalism in Europe. आज हम इसमें क्या स्टडी करने वाले हैं? आज हम इसमें स्टडी करेंगे द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे आई उसके बारे में। इससे जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने ये स्टडी किया था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या था, क्यों हुआ था और उसके बाद वहाँ पर फ्रांस में कैसी गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हुई, उसके बारे में हमने लास्ट वीडियोस में स्टडी किया था कि फ्रांस में पहले क्या था, एक किंग का रूल था लुइस 16। उसके बाद वहाँ पर नई गवर्नमेंट हुई, उन्होंने वहाँ पर नेशनलिज्म की लोगों में फीलिंग आई, लोग अवेयर हुए अपने राइट्स के लिए, तो उन्होंने वहाँ के मोनार्क लुइस 16 के अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया और वहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हो गई थी। पर 1799 में वहाँ पर फिर से नेपोलियन का रूल हुआ, जिससे दोबारा फिर से वहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटाकर मोनार्कियल सिस्टम एस्टेब्लिश कर दिया गया और नेपोलियन ने कुछ रूल्स बनाए जिसे हम सिविल कोड के नाम से जानते हैं। उसके अकॉर्डिंग उसने सबको इक्वलिटी दी, राइट टू प्रॉपर्टी, एक जैसी करेंसी और यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेयर एस्टेब्लिश किया। और 1815 में नेपोलियन की डेथ हो जाती है और वो डेथ कैसे होती है वो आगे हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, कि नेशनलिज्म की फीलिंग यूरोप में कैसे आई। मिड 18th सेंचुरी तक यूरोप में नेशन स्टेट नहीं थी, लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग नहीं थी। नेशन स्टेट का मीनिंग क्या होता है? जब सबका एक ही कल्चर होता है, एक ही उनका ट्रेडिशन होता है, गवर्नमेंट एक होती है, लैंग्वेज एक बोलती जाती है, करेंसी एक ही होती है, दैट इज़ अ नेशन स्टेट। जैसे हमारे इंडिया में है, हमारा इंडिया एक नेशन स्टेट है, हमारी एक ही लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज बोली जाती है जो मेन लैंग्वेज है, उसके अलावा करेंसी एक है, गवर्नमेंट एक ही है, हमारे पूरे इंडिया पर जो रूल कर ली है, अलग अलग प्राइम मिनिस्टर नहीं होते, एक ही प्राइम मिनिस्टर होता है, तो दैट इज़ अ नेशन स्टेट। पर उस समय यूरोप में क्या था, कोई नेशन स्टेट नहीं थी बिकॉज ऑफ द रीजनल डाइवर्सिटी। पूरा यूरोप था तो छोटे छोटे किंगडम्स में डिवाइड हुआ था। द ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वर अंडर द ऑटोक्रेटिक मोनार्की विद इन द टेरिटरीज हैविंग द डाइवर्स पीपल, और अलग अलग तरह के लोग रहते थे, सबकी लैंग्वेज अलग अलग थी, एक जैसा कॉमन कल्चर नहीं था। तो वो उस समय ऐसा कुछ सोच ही नहीं सकते थे कि उनकी कोई कॉमन कल्चर होगा जहाँ एक नेशन स्टेट बन सकती है। ऐसी आइडेंटिटी के बारे में वो सोच पाना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड, जो आजकल हम जो कंट्रीज़ देखते हैं ना, ये एक कंट्री है, इनका अपनी लैंग्वेज, अपनी करेंसी है, गवर्नमेंट है, पहले ऐसा कुछ भी नहीं था यूरोप में। पूरा यूरोप जो है छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड था। ये जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड, यहाँ पर भी अलग अलग छोटी छोटी किंगडम्स थी जिन्हें हम कैंटोन्स के नाम से जानते हैं। इनके अपने रूलर्स होते थे, अपना एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम होता था। हैब्सबर्ग एम्पायर जो ऑस्ट्रिया और हंगरी पर रूल करती थी, वो भी छोटी छोटी पार्ट्स में डिवाइडेड थे। वहाँ पर भी अलग अलग कल्चर के अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे। वहाँ पर 3 लैंग्वेज अलग अलग बोली जाती थी। मीन्स अगर यूरोप में देखा जाए तो स्मॉल किंगडम थी और अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती थी। वहाँ पर ये सोच पाना कि नेशनलिज्म आएगा ऐसा बहुत मुश्किल लग रहा था। पर फिर नेशनलिज्म की फीलिंग उनके बीच में कैसे आई, तो इसका क्रेडिट जाता है मिडिल क्लास को। तो ये मिडिल क्लास कौन सी थी? मिडिल क्लास मीन्स ये जो बिजनेसमैन होते हैं, ट्रेडर्स, कॉमन पीपल, ऑल द प्रोफेशनल्स, टीचर्स, लॉयर्स, नर्सेज, डॉक्टर्स, सभी जो लोग आते हैं, दैट इज़ द मिडिल क्लास सोसाइटी। इनकी वजह से नेशन स्टेट बने, नेशनलिज्म की फीलिंग आई है यूरोप में। उसके बारे में अब हम स्टडी करेंगे। सोसाइटी में 3 तरह के लोग थे। द फर्स्ट इज़ अरिस्टोक्रेट्स। जो अरिस्टोक्रेट्स होते थे दैट इज़ द लैंड, जिनके पास सबसे ज़्यादा ज़मीनें होती थी, बड़े बड़े जो जमींदार थे, दैट इज़ द अरिस्टोक्रेट्स। ये मोस्टली कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। और फैमिली कनेक्टेड बाय मैरिज, मीन्स ये एक पूरा इनका छोटा सा ग्रुप था, यानी
आपस में ही इनके रिलेटिव थे, मैरिज भी अपनी कास्ट में ही करते थे, दूसरी कास्ट में जो मैरिज नहीं करते थे। मीन्स अगर जो वेल्थी पीपल हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, तो एक ही घराने में, अपने ही घराने में मैरिज करेंगे, ये दूसरों के साथ दूसरी कास्ट में नहीं करेंगे। मीन्स अगर अरिस्टोक्रेट्स हैं वो पीजेंट्स के साथ, जो कॉमन मैन जो है दूसरे उनके साथ मैरिज नहीं कर सकते, वो अपने ही लोगों के बीच में, अपनी ही सोसाइटी में ही मैरिज करेंगे। तो दैट इज़ द अरिस्टोक्रेट्स। सेकंड आते थे पीजेंट्स। पीजेंट जो थे दैट इज़ द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन में, ज़्यादा जो लोग थे यूरोप में वो पीजेंट थे। एंड लुक आफ्टर द अरिस्टोक्रेट लैंड। जो अरिस्टोक्रेट्स थे ना, जो बड़ी सोसाइटी वाले लोग थे, वेल्थी पीजेंट थे, उनकी ज़मीनों पर जो काम करते थे, उनकी ज़मीन काफ़ी बड़ी होती थी, उनकी ज़मीन पर एज ए लेबर वो काम करते थे पीजेंट। तो इन दोनों के बीच में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो जहाँ पर तो नेशनलिज्म की फीलिंग नहीं आ सकती, क्योंकि वो अपना रिच पर्सन है और पेजेंट्स उन पर उनके यहाँ पर काम कर रहे हैं, जिसके बदले में उनको वेजेस मिलती हैं या और फैसिलिटीज़ मिल जाती थी। तो देयर वाज नो प्रॉब्लम एंड देयर इज़ नो फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन दैम। तो नेशनलिज्म की फीलिंग आती है, दैट इज़ द थर्ड, मिडिल क्लास। मिडिल क्लास में कौन से लोग आते हैं? मीन्स बिजनेसमैन, ट्रेडर्समैन, प्रोफेशनल्स, टीचर्स, लॉयर्स, दीज आर द पर्सन्स इन द मिडिल क्लास। एंड दिस मिडिल क्लास बिगन्स विद द इंडस्ट्रियलाइजेशन। जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आया यूरोप में, उसके साथ ही ये नई क्लास इमर्ज हुई, दैट इज़ मिडिल क्लास। इंडस्ट्रियलाइजेशन इंग्लैंड में आया था हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी और जर्मनी में आया था 19th सेंचुरी में, जिससे एक अलग वर्किंग क्लास सामने आई, दैट इज़ इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स। ये लोग जो थे एजुकेटेड थे, इंडिपेंडेंट थे, ये किसी के अंडर काम नहीं करते थे, ना ही किसी के पावर में आए हुए थे, जिस कारण से इन्हें कोई डर नहीं था और ये अपने राइट्स चाहते थे और ये समझ रहे थे कि जिस प्रकार बाकी लोग हैं, सबको राइट्स मिले हैं, तो हमारे पास भी राइट्स होने चाहिए। तो नेशनलिज्म का आइडिया इनके मन में ही आया कि नेशनल यूनिटी होनी चाहिए। नेशनल यूनिटी मीन्स कि एक ही लैंग्वेज होनी चाहिए, सब लोगों की ट्रेडिशन, कल्चर, हिस्ट्री, सब कुछ एक जैसा ही होना चाहिए। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ नेशनल यूनिटी। मीन्स अभी हम एक जैसे हैं, तो हम किसी के अंडर क्यों रहें? जैसे उनको राइट्स मिले हुए हैं, तो हमारे पास भी इक्वल राइट्स होने चाहिए। और इनमें फीलिंग आई लिबरल नेशनलिज्म की। नेशनल यूनिटी तो ठीक है कि एक ही लैंग्वेज होगी, उनकी ट्रेडिशन, कल्चर सब कुछ एक जैसा है, तो उनके पास राइट भी एक जैसे होने चाहिए। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लिबरल नेशनलिज्म? अब इसके बारे में पढ़ेंगे कि लिबरल नेशनलिज्म होता क्या है। The ideology of liberalism was an important factor which promoted the sense of nationalism and the nation state. That liberalism has been derived from the Latin word liber, which means free. Liber means एक लेटिन वर्ड से बना है जिसका मीनिंग है फ्री। फ्री मीन्स फ्रीडम, तो इसका मीनिंग फ्रीडम ही है। मीन्स जो थर्ड क्लास थी, मिडिल क्लास सोसाइटी थी, वो क्या चाहती थी? फ्रीडम चाहती थी। और ये लिबरलिज्म क्या है? लिबरलिज्म स्टैंड फॉर फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल, सबको फ्रीडम मिलनी चाहिए। इक्वलिटी बिफोर लॉ, लॉ के सामने सभी बराबर हैं, सभी के इक्वल हैं। गवर्नमेंट विद द पीपल एग्रीमेंट, और जो गवर्नमेंट बननी चाहिए लोगों की एग्रीमेंट कि जो लोग चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट बननी चाहिए। वो अपनी गवर्नमेंट खुद चूज़ करेंगे, जैसे इंडिया में है। इंडिया में हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं, वो ही गवर्नमेंट होती है। तो यूरोप में भी ऐसा ही होना चाहिए। मीन्स दे आर नाउ शिफ्टेड टू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहते थे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होनी चाहिए वहाँ पर। एंड ऑफ द मोनार्की, जो मोनार्की रूल है वो बिल्कुल फिनिश होना चाहिए। एंड क्लैरिकल प्रिविलेजेस, क्लैरिकल मीन्स जो चर्च के लोग होते हैं, क्लर्जीज होते हैं, जो उनको प्रिविलेजेस, फैसिलिटीज़ मिली हुई हैं, वो उनको बिल्कुल ख़त्म करना चाहते थे। उनके पास अलग से कोई प्रिविलेजेस नहीं होने चाहिए। सभी लोग इक्वल हैं, तो सबको इक्वल राइट्स, इक्वल फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट, तो एक पार्लियामेंट बनेगी और एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बननी चाहिए। मीन्स लोग अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करेंगे और वही अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे। और ये जो गवर्नमेंट है
कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ रूल्स और रेगुलेशन बनाए जाएंगी, उसके अकॉर्डिंग काम करेंगी। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ द लिबरलिज्म। तो वो इस तरह की गवर्नमेंट चाहते थे, इस तरह की सोसाइटी में चेंज चाह रहे थे जो मिडल सोसाइटी थी। पर द प्रॉब्लम्स आर देयर, कुछ प्रॉब्लम्स उनके रास्ते में। प्रॉब्लम्स क्या आई? द राइट टू वोट, कि जो वोटिंग का राइट किन के पास होगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट तो बनाना चाहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव तो चुनेंगे, पर गवर्नमेंट बनाने के लिए जो वोट डालने का राइट किन के पास होगा। पहले जो फ्रांस में राइट्स मिले थे, तो उस समय जोक्विन क्लब्स ने काम किया था, तो लोगों के पास राइट्स मिले थे, पर राइट्स सबको नहीं मिले थे जिनके पास प्रॉपर्टी होती थी। और जो मैन थे जिनकी एज 21 ईयर्स थी, उन्हीं को वोट डालने का राइट मिला था। मीन्स सबके पास वोट डालने का राइट नहीं था। द ओनली मैन हैव द वोटिंग राइट, वुमेन्स को राइट नहीं था। और उन मैन को था जिनके पास प्रॉपर्टी थी या जो कोई काम कर रहे थे, उनको बस मिला था। बाकी सभी लोगों को प्रॉपर्टी इन पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिले थे। दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम इन दिस लिबरलिज्म। विदाउट प्रॉपर्टी एंड ऑल वुमेन्स, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है उनको कोई राइट नहीं है, और जो वुमेन्स है उन्हें वोटिंग का राइट नहीं मिला हुआ है। तो इन लोगों ने इसके अगेंस्ट स्ट्रगल किया और इस बात को अपोज किया कि हमारे पास भी इक्वल पॉलिटिकल राइट्स होने चाहिए। These were the problems of the liberalism. इसके अलावा कुछ और प्रॉब्लम थी, दैट इज स्टेट टू स्टेट रिस्ट्रिक्शंस, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस थी, जिसको दूर करने के लिए एक क्लब बनाया गया था 1834 में, जिसका नाम था यूल्वेरियन। यूल्वेरियन क्लब से पहले बनने से पहले क्या थी सिचुएशन वहाँ के जो ट्रेड मर्चेंट्स थे, जो ट्रेड करते थे, बिजनेस करते थे, तो उनके लिए अलग अलग प्रॉब्लम्स थी। मींस अगर वो अपना सामान बेचना चाहते हैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर, तो उन्हें अलग अलग तरह के टैक्स देने पड़ते थे। फॉर एग्जांपल, मर्चेंट जो ट्रेड कर रहा है हैम वर्क से न्यूरम वर्क पर अपने गुड्स को सेल करता है, तो उसको 11 कस्टम बैरियर से निकलना पड़ता था। 11 कस्टम बैरियर का मीनिंग है उसको 11 टाइम टैक्स देना पड़ता था, और उसे 5% कस्टम ड्यूटीज़ देनी पड़ती थी ईच ऑफ देम, हर एक बैरियर पर। इट मीन्स इतनी ज़्यादा उसे कस्टम ड्यूटीज़, इतना ज़्यादा टैक्स दे देगा तो वो फिर कमाएगा ही क्या। तो इनको वो फिनिश करना चाहते थे। एंड दीज ड्यूटीज़ वर लेविड अकॉर्डिंग टू द वेट एंड मेजरमेंट, एंड दैट सिस्टम वाज नॉट यूनिफॉर्म ऑल ओवर द यूरोप। ये ड्यूटीज़ लगती थी, जो टैक्स लगाए जाते थे, उनके वेट और मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग लगाए जाते थे। पर ये जो मेज़रमेंट का सिस्टम था पूरे यूरोप में एक जैसा नहीं था। जैसे हम यूज़ करते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। पूरे वर्ल्ड में एक ही यूनिटरी सिस्टम है, पर यहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। वहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक क्लॉथ को मेज़र करने के लिए एल यूज़ होती थी यूनिटरी सिस्टम, दैट इज़ 1 LA। तो 1 LA जो यूज़ होता था, तो उसका जो मेज़रमेंट था सब जगह अलग अलग था। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रैंकफर्ट जो एक प्लेस है वहाँ पर जो इसका मेज़रमेंट था वो था 554.7 सेंटीमीटर। अगर यही कपड़ा वो दूसरी जगह पर लेके जाते हैं, तो जैसे मेंस एक प्लेस है तो वहाँ पर इसका मेज़रमेंट हो जाता है 54.1 सेंटीमीटर। इन सब जगह जिसका मेज़रमेंट अलग अलग था, एक जैसा मेज़रमेंट नहीं था। दैट इज़ अनदर प्रॉब्लम इन द ट्रेडिंग सिस्टम। तो यूल्वेरियन जो क्लब बना था उन्होंने इस प्रॉब्लम्स को दूर किया। फर्स्टली जो टैरिफ बैरियर्स लगाए जा रहे थे, जो टैक्स लगाए जाते थे, उनको फिनिश कर दिया। और जो अलग अलग तरह की करेंसी यूज़ हो रही थी, एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर जाने पर करेंसी अलग हो जाती थी, तो जो 30 करेंसी यूज़ हो रही थी, उन करेंसी को रिड्यूस करके सिर्फ 2 कर दिया उनका नंबर। अब सिर्फ 2 करेंसीज हैं, तो इतनी सारी करेंसी चेंज होने से अच्छा है 2 करेंसी ही यूज़ की जाए। That is about this topic. Our next topic is about the conservative and the revolutionary, that we discuss in the next video. I hope today's concept is clear to you. Thank you for watching this video.